Good morning, everyone. My name is Alok Pratap Singh and I am from Captain Batra Brigade. और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंडियन पॉलिटी का लेक्चर ऑन दीज कोर्सेज CDS, CAPF एंड NDA. जनमन मेरा जो एक्सपीरियंस पिछले 6 वर्षों से 1200 अधिकारी और जवान देने का फौज में रहा है, उसके हिसाब से मेरा यही तजुर्बा रहा है कि एम लक्ष्मीकांत का जो हमारा बुक है दैट विल बी ऑल इनफ टू कंप्लीट द इंडियन पॉलिटी ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ UPSC एग्जाम्स. और इसी के ऊपर मैं आपको एक लेक्चर आज, एक बेसिक लेक्चर, एक शॉर्ट लेक्चर मैं आपको आज डिलीवर करने वाला हूं. सो बी ट्यून्ड विद मी एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग विद द नीडी स्टूडेंट्स. So let's just come. Gentlemen, हम लोगों ने आज जिस बात के बारे में जानना है वो है प्रियम्बल टॉपिक. प्रियम्बल हिंदी में जिसको हम बोलते हैं प्रस्तावना. प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आया गया जवाहरलाल नेहरू जी के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाले उस एक प्रकरण की वजह से, जिसमें उन्होंने यह डिक्लेयर किया था कि जब कभी भी हमारा संविधान बनेगा तो वो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जैसा होगा. उसके अंदर तरह तरह की बातें जो बोली गई, उसके बिहाफ पे बहुत सारी चीजें हमें इस प्रियम्बल के अंदर हुबहू नजर आती हैं. अगर मैं प्रियम्बल को बच्चों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट कह दूं तो गलत नहीं होगा, और हमारे इस प्रियम्बल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल कह दूं गलत नहीं होगा. हमारे इस प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन की कह दूं तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा. यस जेंटलमैन, पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, प्रियम्बल को की टू द कॉन्स्टिट्यूशन बताया. और की टू द कॉन्स्टिट्यूशन बताने के पीछे उसकी सोल और स्पिरिट से एसेंस लिया गया. और उसके अंदर जिस तरह की बातें बोलेगी, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure for its citizen fraternity, equality, justice and इस तरह के बहुत सारे प्रोविजंस, तो जिनके बारे में हम एक बार समझ लेते हैं. इसी भाषा के अंदर से तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. इस बार का सिविल सर्विसेज 2021 के प्रीलिम्स में भी जो सवाल पूछा गया, मैं वो भी आपको समझाऊंगा इसी भाषा से किस तरह से पकड़ा गया. तो आइए उस भाषा को जो है हम एक बार कर लिख लेते हैं. वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि इस प्रियम्बल के माध्यम से एक सिंपल सी बात यह बताई गई है कि इस प्रियम्बल में हमारे भारत के लोग, यानी कि हम ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन को खुद को दे रहे हैं. बात समझ में आई आप लोगों को? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट. बच्चे मैं कॉन्स्टिट्यूट का जब भी कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूट का जब भी सिंबल लेके आऊंगा तो मैं इस तरह से उसको डिनोट करूंगा. टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, अब बहुत ही महत्वपूर्ण जो भाषाएं मैं यहां पर बताने जा रहा हूं, जो ब्लू मार्कर से मैं लिखूंगा, इनटू अ सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. बच्चों प्रियम्बल के अंदर इस बात को बोला गया है कि हम भारत के लोग अपने देश को, अपने राज्य को, अपने देश को हम इस प्रकार बनाना चाहते हैं. पहला सोवरन, दूसरा सोशलिस्ट, तीसरा सेकुलर, चौथा डेमोक्रेटिक एंड पांचवा रिपब्लिक. आ रहा बात समझ में आप लोगों को? सॉवरन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम बच्चों इस बात को समझ लेते हैं. सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता.
और इसका मीनिंग सिंपल ये होता है कि हम इस प्रकार का राज्य बनाना चाहते हैं, इस प्रकार के देश की स्थापना करना चाहते हैं जो अपने निर्णय, अपने डिसीजंस खुद लेने में सक्षम हो। हम अपने चाहे इंटरनल डिसीजन लेना चाह रहे हैं और या फिर एक्सटर्नल डिसीजंस। इंटरनल डिसीजंस में हमारी सरकारें कैसे होंगी, हमारे राज्य कैसे होंगे, हमारे उन राज्यों में रहने वाले लोगों को हम कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करेंगे, किन पॉलिसीज के माध्यम से हम उन्हें अच्छे अच्छे प्रोविजंस देंगे। जिस प्रकार से टीकाकरण का एक मुहिम चलाई हमारी भारत सरकार ने कोविड को देखते हुए, यह हमारा इंटरनल डिसीजन है, ना कि किसी एक्सटर्नल पावर ने हमें इन्फ्लुएंस किया कि इस तरह से करिए। हम खुद अपने डिसीजन ले रहे हैं। और अगर हमें किसी भी बाह्य देश के साथ में, किसी एक्सटर्नल कंट्री के साथ में हमें कोई ट्रीटी साइन करना है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना है, या कोई बिजनेस डील साइन करनी है, या कहीं भी किसी भी मुख्य मुद्दे के ऊपर हमें कोई विवाद सुलझाना है, उस मामले में भी हम खुद के ही निर्णय खुद से लेंगे। कोई भी एक्सटर्नल सोर्स हमें उस बात के लिए इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। आर यू क्लियर विद दिस डेफिनेशन ऑफ सॉवरेन? यस। नाउ नेक्स्ट इज सोशलिस्ट। बच्चों सोशलिज्म जो है वो कार्ल मार्क्स की देन थी। और कार्ल मार्क्स was such a revolutionary, such a revolutionary man. He was actually not a scientist, he was not a social servant, he was only a social thinker. कार्ल मार्क्स ने जब यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के वजह से जो होने वाला उत्पीड़न को देखा लेबरर्स के, तो उसके दिमाग में आया कि चाहे वो पूंजीवादी हो, चाहे वो सरकारें हों, वो सब के सब जब भी आती हैं वो हमेशा हमेशा किसका शोषण करती हैं? लेबरर का। और उसी वजह से वो अपनी एक अल्टीमेट थ्योरी पे आया जिसको उसने बोला सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब मींस ऑफ प्रोडक्शन। सोशलिज्म का मतलब मींस ऑफ प्रोडक्शन। मींस ऑफ प्रोडक्शन in the hand of state। यहां पर अब ध्यान से समझिए मींस ऑफ प्रोडक्शन क्या है। बच्चों मैं बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में आपको चीजों को समझाऊंगा। हमारा आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, फर्स्ट क्लास। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप इतने डेप्थ में चलते जाएंगे कॉन्सेप्ट्स के कि आपके ज्ञान के चक्षु अपने आप ही खुल जाएंगे। एंड दिस विल बी माई ओनली गारंटी, and this will be the guarantee from behalf of Captain Batra Brigade। So means of production मतलब अगर मैं बच्चों कोई फैक्ट्री चलाता हूं, मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं, मैं कोई फैक्ट्री चलाता हूं और फैक्ट्री के अंदर मैं एक कार बना रहा हूं, तो मुझे कार बनाने के लिए किन किन रिसोर्सेज की जरूरत है, वो सब के सब मेरे क्या होंगे? मींस ऑफ प्रोडक्शन। मुझे प्रोडक्शन किसका करना है? कार का। और उसके मींस, उसके माध्यम यानी कि उसके रिसोर्सेज क्या होंगे? वही सब क्या है? मींस ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल मुझे कार बनाने के लिए क्या चाहिए? पुर्जे चाहिए, मशीनरी चाहिए। और इस मशीनरी को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? स्किल्स चाहिए। और मुझे क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। कैपिटल मतलब पैसा। और मुझे क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यानी कि फैक्ट्री में कोई ना कोई मुझे स्थान चाहिए। इस तरह से मुझे इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। आ रहा बात समझ में? और ये सब, इन सब को हम क्या बोलते हैं? मींस ऑफ प्रोडक्शन। कार्ल मार्क्स का ये कहना था क्योंकि पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिस्ट, दे आर होल्डिंग ऑल द मींस ऑफ प्रोडक्शन इनटू देयर हैंड। दे आर होल्डिंग देयर मींस ऑफ प्रोडक्शन इनटू देयर हैंड। दैट इज व्हाई दे आर able to exploit the laborers who are actually responsible for this production। कार को बनाने वाला एक लेबरर, बच्चों कार्ल मार्क्स का यह कहना था कि कार को बनाने वाला वो व्यक्ति, उस कार के डिजाइन सोचने वाला वो व्यक्ति, उस कार को वो रूप देने वाला वो व्यक्ति जो इंडस्ट्री के अंदर सुबह से लेकर शाम तक खून और पसीना बहा के उस कार को तैयार करता है, और जब वो कैपिटलिस्ट उसको मार्केट में बेचता है तो बहुत महंगी बिकती है। लेकिन वो लेबरर जिसकी वो स्किल थी,
जिसकी वो इमेजिनेशन थी, जिसकी वो इनोवेशन थी, बाहर आकर उसी कार को जब दूर से देखता है तो ये जान पाता है कि ये मेरी बनाई हुई कार, मैं खुद ही खरीदने में सक्षम नहीं हूं। इसी चीज को, इसी कार्ल मार्क्स ने इसी चीज को बोला थ्योरी ऑफ एलियनेशन। कार्ल मार्क्स ने इसी को बोला। एलियनेशन मतलब अजनबी सा लगना, पराया सा लगना, स्ट्रेन सा लगना। इसी बात को कार्ल मार्क्स ने बोला थ्योरी ऑफ एलियनेशन। थ्योरी ऑफ एलियनेशन में कार्ल मार्क्स ने साफ साफ बोल दिया कि जो चीज एक लेबरर इंडस्ट्री में पूंजीवादी के नीचे रहते हुए बना रहा है, वो खुद खरीदने में सक्षम नहीं है। इसीलिए उसे अजनबी सा फील होने लगता है अपने पैदा किए हुए उस बच्चे से, और वो बच्चा क्या? कार। समझ में आया बच्चों आपको? इसीलिए कार्ल मार्क्स ने इस बात को बोला कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है कैपिटलिस्ट के चंगुल से निकलकर आ जाना चाहिए। पहले कहां, किसके हाथों में? सरकार के हाथों में। और सरकार की वो जिम्मेदारी होगी कि जनता के लिए वो अब इन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को बराबरी से अवेलेबल कराएगी। समझ में आया आपको इस बात का मतलब? तो हमारे देश को हम किस तरह से हम इमेजिनेशन कर रहे हैं बनाने के लिए, कैपिटलिस्ट या सोशलिस्ट? सोशलिस्ट, ताकि सब में बराबर रूप से संसाधन जो है मुहैया हो सके। फिर आप देखिए सेक्युलरिज्म का मीनिंग बच्चों। सेक्युलरिज्म बेसिकली डिराइव्स फ्रॉम द वर्ड सेक्ट। सेक्ट, और इस सेक्ट का मतलब क्या है आप ध्यान से समझिए। आपने सुना होगा रिलीजन, सुना है? आपने सुना होगा कास्ट, सुना है? आपने सुना होगा रीजन यानी कि क्षेत्र, आपने सुना होगा फिर रेस, सुना है? आपने सुना होगा फिर लैंग्वेज, सुना है? इन सब के आधार पर हमारे देश में भेदभाव है या नहीं है? बताओ, है या नहीं है? लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है या नहीं हो रही है? कास्टिज्म फैल रहा है नहीं फैल रहा है? रीजनलिज्म, मैं बिहारी, तू भैया, तू मराठी, तू पंजाबी, तू जाट, इस तरह से देखो किस प्रकार से हमारा जो है इतना प्यारा सुंदर देश कास्टिज्म ने डिवाइड कर दिया, रीजनलिज्म ने डिवाइड कर दिया, रिलीजन ने डिवाइड कर दिया। मैं हिंदू तो मुस्लिम, आए दिन झगड़ा मस्जिद के ऊपर, मंदिर के ऊपर, खाने के ऊपर, पहनावे के ऊपर। तो जिस तरह से हमारे इस देश को जितनी हमारी डाइवर्सिटी थी, उस डाइवर्सिटी में से हमने अपनी उपज से, अपने भेदभाव की उपज से, अपने डिफरेंसेस की उपज से हमने पूरे देश को विखंडित कर दिया। और इस बात का जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स और हमारे आदरणीय डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी को पता था कि इस तरह से देश डिवाइड हो सकता है। तो इसीलिए हमने ये इमेजिन किया कि हमारा ये जो राज्य होगा, हमारा ये जो राज्य होगा, यानी कि हमारा जो ये जो कंट्री होगा, जिसको मैं बोलता हूं स्टेट, राज्य को मैं बोलता हूं स्टेट। इसके बारे में भी बताऊंगा कि छोटा एस स्टेट और बड़ा एस स्टेट में क्या अंतर होता है, अभी आप ये समझिए। तो हमने इमेजिन किया कि हमारा जो स्टेट होगा वो स्टेट एक सेकुलर स्टेट होगा, यानी कि सरकारों का और राज्य का, सरकारों का और राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा। वो सभी धर्मों को बराबर रख के अपनी बराबर दृष्टि से देखेंगे, सभी राज्यों को बराबर दृष्टि से देखेंगे, सभी लैंग्वेज के लोगों को, अलग अलग लैंग्वेज के लोगों को बराबर दृष्टि से देखेंगे। ना सिर्फ रीजनल बेसिस पे, ना सिर्फ रिलीजनल बेसिस पे और ना सिर्फ सेक्शनल बेसिस पे, बल्कि छोटे 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 डाइवर्सिटी के बेसिस पे भी सरकार डिफरेंस नहीं करेगी। तो इस तरह का एक ब्रॉड मीनिंग दिया हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। हमारा संविधान इस प्रकार के राज्य की परिकल्पना कर रहा है जो कि सबको समान रूप से, समान दृष्टि से देखेगा। देखो कितना सुंदर इमेजिनेशन हमारे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने और बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने किया था। फिर डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बनी है, डेमोस एंड क्रेटोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड क्रेटोस मींस रूल। रूल, जिस भी देश में
जिस भी देश में एक राजा राज ना करके जनता राज करे, उसी तरह के शासन को हम क्या बोलते हैं? महेशपति का शासन नहीं, जनता का शासन। समझ में आया आपको? तो डेमोक्रेटिक हमने नेशन की हमने परिकल्पना की। मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा नेक्स्ट अपने लेक्चर में कि डेमोक्रेसी किस किस तरह की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, तरह तरह के डिटेल्स में मैं जाऊंगा, तब आपको बहुत ही और भी नॉलेज ब्रॉड हो जाएगी। रिपब्लिक, नेक्स्ट इज रिपब्लिक। बच्चों हमारा देश रिपब्लिक कहलाता है, और भी तरह तरह के देश हैं जिन्हें रिपब्लिकन बोला जाता है या नहीं? चाइना भी एक रिपब्लिक देश है, कोंगो भी एक रिपब्लिक देश है, भारत भी एक रिपब्लिक देश है, तरह तरह के रिपब्लिक देश है। उनका मतलब क्या है? उसका मतलब सिंपल इतना है, जब भी रिपब्लिक शब्द आएगा उसका मतलब केवल इतना है कि जो आपका हेड ऑफ द स्टेट होगा, हेड ऑफ द स्टेट होगा, वो हमेशा हमेशा इलेक्टेड बॉडी होगा। हमेशा कैसे बॉडी होगा? इलेक्टेड बॉडी होगा। रिपब्लिक का मतलब हेड ऑफ द स्टेट, इलेक्टेड बॉडी। और जब मैं अगर इसकी यूपीएससी की डीप डेफिनेशन में जाऊं तो रिपब्लिक का दूसरा मतलब यह भी आप निकाल सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल पब्लिक ऑफिस इक्वली टू ऑल, इक्वली टू एवरीवन। इसको हम बाद में समझेंगे, पहले इसको समझते हैं। बच्चे दो तरह के हेड हैं हमारे कंट्री में, दो तरह के हमारे देश में हेड हैं। दो तरह के हेड हो सकते हैं। पहला जो हम बोलते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और दूसरे को हम बोल सकते हैं हेड ऑफ द स्टेट। दोनों में अंतर क्या है बच्चों? बड़ा ही डीप अंतर है, मैं आपको ध्यान से समझिए, यूपीएससी के बच्चों के लिए यह समझना बहुत ही आवश्यक है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट जनरली हमारे देश में कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर, यानी कि सरकार का हेड। अरे बात समझ में आपको? प्रधानमंत्री मोदी। हेड ऑफ द स्टेट क्या होगा? प्रेसिडेंट। हमारे देश की बात है ये, हमारे देश में हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट। और बताइए कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर इस तरह से दो हिस्सों में विभाजित किया गया हेड्स को? नहीं, यूएसए नहीं। यूएसए के अंदर जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यूएसए के अंदर हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट दोनों ही कौन है? प्रेसिडेंट। ठीक है, और कोई एग्जांपल बताइए। यूके, यूके के अंदर हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? वहां प्राइम मिनिस्टर। और हेड ऑफ द स्टेट कौन है? वहां की क्वीन। आ रहा समझ में? जनरली जहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, कौन सा सिस्टम होता है? इसको मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। जनरली जिन देशों में पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वहां पर यह हेड ऑफ द स्टेट एक नॉमिनल अथॉरिटी होती है। जिन देशों में पार्लियामेंट्री सिस्टम मिलता है उन देशों में हेड ऑफ द स्टेट कैसी अथॉरिटी होती है? नॉमिनल अथॉरिटी। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैसी अथॉरिटी होती है? रियल अथॉरिटी। यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम बच्चों यह बात बोलता है कि एक जंगल में दो शेर नहीं हो सकते। समझे क्या? नहीं तो दूसरा शेर अगर होगा तो वो शेर नहीं होगा, वो क्या होगी? शेरनी। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब घर में है, मम्मी है, पापा है, आगे नहीं,
अब दोनों शक्तिशाली होंगे, दोनों उलझे रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे, झगड़े करते रहेंगे, जूते बजेंगे, पुलिस स्टेशन तक बात जाएगी। ये सर। तो इसीलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ये बात बोलता है कि अगर जिन भी देशों के अंदर दो हेड होंगे, उनके अंदर एक जो होगा नॉमिनल हेड, यानी कि नाम मात्र की शक्ति, समझे क्या नहीं, केवल दस्तखत करने तक उसकी पावर होगी, समझे क्या नहीं। मम्मी का, अगर मम्मी भी आपकी जॉब करती है तो पापा क्या करते हैं, चेक लेके आते हैं, साइन कर दे, प्लॉट लेना है ये है क्या नहीं, शी इज ओनली साइनिंग अथॉरिटी, समझे क्या नहीं। शी डजंट नो कि क्या परचेज किया, क्या लिया, क्या नहीं लिया। Wherever head of the government, who is prime minister, who is real authority, he know, वो है each and everything। सारे डिसीजन किसके द्वारा लिए जा रहे हैं, सरकार से संबंधित, इसी के द्वारा। और ये इनका कार्य क्या है, बस दस्तखत करने तक का। समझ में आया आप लोगों को। तो ये मैंने आपको बताया प्रियम्बल के पहले हिस्से के बारे में कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो भूलना मत, क्या करना, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसी तरह से मैं आपको नॉलेज बांटता भी रहूंगा, सिखाता भी रहूंगा। जय हिंद।